नमस्कार, मैं शिवानी, आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं विशाल कुमार जी, जो जिला परिषद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं नोखा पूर्वी क्षेत्र संख्या 18 से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि चुनाव का सीजन चल रहा है तो जिला परिषद के रूप में आप खड़ा हो रहे हैं, तो आपको अपने जिला में या लोगों की ऐसी कौन सी समस्या आपको नजर आई कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, अनेकों लोग हैं, अनेकों समस्याएं हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हमें ये सोचना होता है कि समस्याओं को जानने के लिए जनता से जुड़ना है, और जनता से जुड़ने के लिए जनता के पास जाना पड़ता है। यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं, या फिर जो प्रत्याशी जो भी मैदान में हैं, तो सबसे पहला कर्तव्य ये होता है, जीतने या हारने से मतलब नहीं है। आप चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव जीत गए हैं तो आपको जनता से जुड़ाव रखना है। जनता से जुड़ाव रहेगा तो आप क्या करेंगे, समस्याओं से अवगत हो जाएंगे। जब समस्याओं से आप अवगत हो जाएंगे तब उसके निराकरण के लिए, उसके सुधार के लिए, उसके समाधान के लिए आप प्रयास करेंगे। प्रतिनिधि का काम ये नहीं है कि हर समस्या का निदान हो ही जाए, लेकिन समस्या का निदान के लिए प्रयास करना ये प्रतिनिधि का काम होता है। और जैसे कि मतलब कोविड का टाइम चल रहा है, 1.5 साल से हम लोग कोविड समस्या को झेल रहे हैं, तो उन समस्या में आप लोगों को किस तरह से मदद पहुंचाए हैं? देखिए, ये है कि कोविड टाइम में हम लोगों ने बहुत लोगों को जागरूक किया, जिनकी जैसी ज़रूरत रही है उस तरह से हमने मदद किया है। और एक समय था जिस समय लोगों से दूर भाग रहे थे, तो उस समय में हम लोग अपने तरफ से जितना मदद हो सका मदद किए। लेकिन उस चीज़ को ना गुण गाना अच्छा नहीं होगा कि क्या क्या किए हैं, क्योंकि कुछ लोग मतलब जो काम हम लोग करते हैं निष्ठा से करते हैं, उसको लोगों को बताना या जताना ये जरूरी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप ऐसे ही रहने दो कि हम आपके लिए हैं, सदैव रहेंगे, और आप बेहिचक कोई भी आप हमसे जो मदद चाहते हैं आप कह सकते हैं। तो सर, आप जीतने के बाद मुखिया पंचायत के बड़े भाई के रूप में माने जाएंगे, तो उनके साथ अपना रवैया कैसे रखेंगे आप? देखिए, जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि ये एक समाज है। समाज जो है ये परिवार है, और जहाँ भी परिवार की बात आती है तो हम कैसे क्या होता है, घर में आप एक एग्जाम्पल में लोग, घर होता है तो घर में एक मुखिया होता है जो घर को चलाता है, संचालक की भूमिका निभाता है, और जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें उसकी मदद करते हैं। तो ये भी एक चुनाव जो प्रक्रिया है, यहाँ पे सभी परिवार हैं जिनको मौका मिलता है कि आप इस समाज को चलाएं, प्रतिनिधित्व करें। उसके बाद बाकी और लोग हैं वो सदस्य हो जाएंगे, और उस तरह से हम लोग समन्वय की भूमिका निभाएंगे, साथ मिल के चलाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं होगा कि वो प्रतिनिधि हैं या मुखिया हैं या ये हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये सब समाज में अग्रणी हैं और सबको समाज को लेकर चलना है। अगर आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य और पशुपालन जैसी समस्या नजर आती है तो आप जिलाधिकारी से किस प्रकार से बात करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की यही है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या शिक्षा के दृष्टिकोण से हम बहुत पिछड़े माने जाते हैं। ये अलग बात है कि आंकड़ों में रोहतास जिला साक्षरता के रेट में सबसे आगे है, लिटरेसी रेट में सबसे आगे रोहतास जिला को गिना जाता है। लेकिन आज भी आप गांव में जाएंगे तो ऐसे ही लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, अच्छे से शिक्षा मिल रही तो वही साक्षर हैं, वरना गांव में आज भी साक्षरता इतनी बुरी है कि लोगों को ये नहीं पता है कि शिक्षा होती क्या है। आप गाँव में आप जाएंगे, स्कूल देखेंगे, स्कूल कहीं कहीं तो पहले स्कूल नहीं था। आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने में थोड़ा काम हुआ है कि स्कूल बन गया है गांव में, लेकिन केवल स्कूल ही बना है, केवल ईंट पत्थर का मकान बना है, वहाँ शिक्षा है नहीं वास्तव में। वहाँ पे ना शिक्षक हैं आपको, ना वहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि जब शिक्षा है ही नहीं तो विद्यार्थी जा क्या करेंगे। मिड डे जो है, मध्याह्न जो भोजन चलाया जाता है, उस लालच में छोटे बच्चे थोड़े बहुत जाते हैं, लेकिन ये शिक्षा का स्तर बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। तरीका तब होना चाहिए वहाँ पे शिक्षक अच्छे हों, पढ़ाई का स्तर अच्छा हो, ये जरूरी है। जैसे आपने स्वास्थ्य का बात कहा, कहीं जैसे बिहार के मैनिफेस्टो में, बजट में हमने देखा था कि बिहार के हर गांव में एक प्राथमिक उपचार केंद्र होना चाहिए। और प्राथमिक उपचार केंद्र का मतलब ये होता है कि गाँव में अगर किसी भी बूढ़े बुजुर्ग को या किसी भी जरूरतमंद को जरूरत पड़े, अगर वो बीमार पड़ता है तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार केंद्र का मतलब कि फर्स्ट एड, मतलब प्रथम उपचार उसका जो है वो गांव में ही मिल जाए। उसके बाद अगर स्थिति उसकी मतलब सुधार में होने लायक नहीं है तो उसको बाहर भेजा जाए, ताकि जिससे उसका इलाज अच्छे से हो सके। लेकिन हमारे गांव में या किसी भी गांव में जहां मैं घूम रहा हूं, थोड़ा बहुत जैसे नगर पालिका नोखा हो गया या इस टाइप से जो जगह है वहां पे ही उपचार केंद्र है, वरना गाँव में आज के डेट में उपचार केंद्र की इतनी ज़रूरत है वहाँ पर कहीं पर भी नहीं है।
एम्बुलेंस का व्यवस्था है? देखिए, एम्बुलेंस का व्यवस्था प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहाँ है? जैसे सदर अस्पताल सासाराम हो गया, नोखा में होगा, लेकिन एम्बुलेंस का जरूरत केवल नोखा और सासाराम में नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम यहाँ से सासाराम जाएं और वहाँ से एम्बुलेंस लेके BHU जाएं। इसके लिए तो एम्बुलेंस नहीं होता। एम्बुलेंस का मतलब ये होता है कि गाँव में कोई बीमार पड़ गया, उसकी स्थिति दयनीय है, तो उसको सुविधा मिले। ऐसा सुविधा यहाँ पे बिहार में नहीं है। एम्बुलेंस की समस्याओं को आप किस तरह से बात करेंगे? देखिए, जब हम जनप्रतिनिधि बनेंगे तो जनप्रतिनिधि का कार्य होता है कि आप लोगों का आवाज बने, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए, उनके निदान के लिए आप उनसे जुड़ के और उस समस्याओं को, जनता का समस्या जो है उसको कहाँ रखें? प्रशासन के पास। उसके बाद जो आपसे ऊपर में प्रतिनिधि हैं, जैसे मंत्रालय हो गया, जो बिहार सरकार, अभी मैं बिहार की बात कर रहा हूँ तो बिहार के बारे में बात करूंगा। जैसे बिहार सरकार हो गया, तो मैं जब समन्वय की भूमिका निभाऊंगा, जब जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको लेकर क्या करूंगा? प्रशासन के पास रखूंगा, जो जिला में है, DM के पास, SDM के पास। उसके बाद वहाँ से उसका एक फाइल में क्या करूंगा? मंत्रालय भी प्रेषित करूंगा। उसके बाद समस्या का निराकरण होगा नहीं होगा, उसकी मैं जनता को उसका जवाबदेह भी बनूंगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि का यही कार्य होता है कि आप जनता से जुड़े हैं और आपको जनता का जवाबदेह बनना है। ये 5 साल में एक चुनावी मौका, यही ये चुनाव का जो महापर्व है, यही एक मौका आता है कि लोगों को सवाल पूछने का टाइम मिलता है कि आपने क्या किया है, और जो नए प्रतिनिधि आते हैं तो आप क्या करेंगे। यही एक टाइम आता है, तो इस टाइम को गंवाना नहीं है। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि लोग, जनता, जो जनप्रतिनिधि बन के आ रहे हैं आपके पास, उनसे आप सवाल करें कि आप क्या करेंगे, जो नए वाले हैं। और जो पुराने प्रतिनिधि जो जीत के गए हैं, तो उनसे आप ये प्रश्न करें कि आपने क्या किया है। ये सवाल लाजमी है। विशाल जी, जैसे आपने कहा कि मतलब स्कूल के नाम पर बस ईंटा का मकान है, शिक्षक नहीं है, तो शिक्षकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने स्कूल में किस तरह के शिक्षक चाहते हैं, कैसा? देखिए, ये एक रोजगार सृजन का माध्यम भी है। शिक्षक अगर अच्छे हों तो हम चाहेंगे कि मतलब शिक्षा का स्तर जो है सुधार हो जाएगा। लेकिन शिक्षक अच्छे हों तो इसके लिए क्या होगा? हम इलाइट पर्सन, जो पढ़े लिखे हों, जो बच्चे, आज के डेट में ऐसा तो नहीं है हर गांव में आपको मिल जाएंगे 10-15 पढ़े लिखे बच्चे, तो आपको ये भी जरूरी नहीं है कि आपको बाहर से शिक्षक लाना है। उस गांव के अगर लोग शिक्षक बनेंगे तो उस गांव को भली भांति जानते हैं, उस गांव के जो बच्चे हैं उनको भली भांति जानते हैं। अगर वो गार्जियन से भी इंटरेक्ट करना होगा तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम कहने का मतलब ये है कि अगर हम शिक्षा जगत में अगर यहाँ पे शिक्षक रखेंगे तो रोजगार का सृजन होगा। आज के समय में बिहार में सबसे बड़ा जो समस्या है वो है रोजगार, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर गांव में 100 बच्चे हैं तो 3 लोग रोजगार में हैं, बाकी 97% जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि जिनके घर का जो दिया खाना पीना जो भी है, जो जीविकोपार्जन है, उस बच्चे पे आश्रित है, लेकिन बच्चा वो कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ रोजगार का सृजन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लेते हैं पहले। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि कोई हम नया कार्य शुरू करें, उसके लिए भी बजट होना चाहिए, होता है ना। तो गांव में हर कोई इतना समृद्ध नहीं है कि बजट आपको एलोकेट कर दे कि आप नया रोजगार शुरू कर दें। सरकार बोलती है कि हम आपको लोन देंगे, उसका हम सब्सिडी भी देंगे, लेकिन वो लोन सबको मिल नहीं पाता है, सब्सिडी भी नहीं मिल पाता है। तो इससे समस्याएं हमेशा बढ़ती जा रही हैं। और जो बात आप कर रहे हैं रोजगार सृजन में, जैसे आप शिक्षा उक्षा की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की, तो मैं जब जैसे बात किया मैं कि स्कूल में शिक्षक चाहिए, अगर प्राथमिक उपचार केंद्र खुलेगा तो वहाँ भी कम से कम 2-3 स्टाफ चाहिए, एक डॉक्टर चाहिए, एक नर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, सफाई कर्मी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी बराबर पढ़े लिखे हैं। जो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस, अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा MBBS हैं तो आप डॉक्टर बन जाइए, अगर आप 10th पास हैं तो आप क्या सफाई कर्मी बन जाइए। रोजगार होना चाहिए सबके पास। 10th पास सफाई कर्मी क्यों बनेगा? देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो रोजगार होता है वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक रखना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि शिक्षक अच्छे कैसे आएंगे, तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो ज़्यादा सभ्य होगा, जो ज़्यादा सुसज्जित होगा, जिसका ज़्यादा ज्ञान होगा, जिसके पास ज़्यादा अनुभव होगा पढ़ाने का, वही तो अच्छा से पढ़ा पाएगा। तो ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगा तो ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाएगा, है ना। ज़्यादा नॉलेज होगा तो ज़्यादा अच्छा ज्ञान दे पाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपके कार्य प्रणाली को दिखाती है, आपकी कार्य क्षमता को दिखाती है। एजुकेशन जो शिक्षा है वही एक माध्यम है कि आप किसी भी क्षेत्र में अपने समाज को आगे अग्रणी बना सकते हैं, विकसित बना सकते हैं, और शिक्षा को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और 10th पास है तो सफाई कर्मी का, मेरे कहने का मतलब यह है, आज तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। वही बात हम आपको समझा, बेरोजगार हैं। तो कहने का मतलब है कि मेरे कहने का मतलब है कि बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं कौन? पोस्ट ग्रेजुएट भी। लेकिन मेरा कहना है कि उनको तो रोजगार मिले ही मिले अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, उनको भी मिले जो कम पढ़े लिखे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? 10th पास है, इसका मतलब मैं उनको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप रोजगार नहीं मिल सकता है। अगर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट वैकेंसी आई है तो केवल पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नहीं है, 10th के लिए भी आए। ठीक है, उनका क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर नहीं है, 10th के बराबर है, तो उसको अकॉर्डिंग काम होगा, है ना। 10th का बच्चा अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो 5 क्लास के बच्चे को पढ़ा सकता है, वो भी शिक्षक बन सकता है। लेकिन
अनुभव की जब बात आएगी तो आप उसके अनुसार आप पैटर्न बना सकते हैं कि किसको कहाँ कैसा काम देना है। जैसा कि विशाल जी अपने बातों में कह रहे थे रोजगार के बारे में कुछ, तो सर आप युवाओं के रोजगार के बारे में क्या सोचे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रोजगार के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं बताती हैं और हर जब जैसे केंद्र सरकार भी बोलती है कि हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं, रोजगार बढ़ावा दे रहे हैं। आपका जो बिहार सरकार है वो भी बोले कि हम रोजगार के लिए बढ़ावा दें, लेकिन ज़मीनी स्तर पे ऐसा हमको दिख नहीं रहा है कि कहीं रोजगार लोगों को मिल रहा है। हमारे गांव में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे ज़्यादातर युवा हैं यहाँ जो गाँव में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि रोजगार नहीं है वास्तव में। और अभी उद्योग मंत्रालय में शहनवाज हुसैन जी बने हैं जो, तो उन्होंने कहा है कि हम उद्यमियों को 10 लाख का लोन देंगे, आप फॉर्म भरिए, उसमें उनका पैन कार्ड और ये जो है एक रजिस्ट्रेशन कराना है, उसमें आपका पूरा डिटेल डालना है, रजिस्ट्रेशन में आपको GST दिखाना है। तो ये सब चीज़ें उस बच्चे को हमको ये समझना चाहिए कि उस बच्चे के पास GST बिल तब आएगा, तब आप लोन देंगे, तब वो रोजगार सृजन होगा। उसको भी लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आप कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे? तो हम कहने का मतलब है कि हम जो प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, तो मेरा ये मकसद रहे कि हम युवाओं का जो आवाज़ है, जो रोजगार के लिए जो बातें मैं जो बता रहा हूँ कि स्कूल में टीचर चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र पे यहाँ पे स्टाफ चाहिए, अगर हम यहाँ पे ऑफिस बनाएंगे तो ऑफिस में चाहिए ना कर्मचारी, तो कर्मचारी आएंगे तो रोजगार आएगा। इस तरह से एक सेक्टर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, 2 सेक्टर की, क्योंकि हर गाँव में इसकी ज़रूरत है और ऐसे हज़ारों सेक्टर हैं जहाँ पर रोजगार का सृजन हो सकता है। जैसा कि आप कह रहे हैं युवाओं के बारे में, तो युवाओं को मतलब खेल की भी ज़रूरत होती है, फील्ड की भी ज़रूरत होती है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी का भी लोगो है। अभी भारत के जो अभी के खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने भी कहा था खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो खेल को बढ़ावा देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो स्वस्थ शरीर के लिए आपको खेलना कूदना और फिजिकली वर्क करना, जैसे योगा, ये सब करना बहुत जरूरी है। तो इसको बढ़ावा देना है। मैं अपील करूंगा और गार्जियन लोगों से भी कि अपने बच्चों को खेलने कूदने के लिए प्रोत्साहित करें और इस क्षेत्र में भी बहुत आगे संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं है। मेरा एक मित्र है, अभी हॉकी खेलता था, अभी नेशनल प्लेयर है और उसको ऑडिट अकाउंट में जॉब भी है, केंद्र सरकार में जॉब भी कर रहा है। तो खेल के थ्रू भी आप जॉब भी कर सकते हैं, खेल के थ्रू आप बढ़ सकते हैं आगे, ऐसा नहीं है। आप खेल को ही बढ़ावा दें हर क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि केवल खेल की बात की जाए, कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं होता है अगर उसको आप अच्छे तरीके से करें। जैसे कि पब्लिक आपसे बहुत उम्मीद लगा कर बैठी है कि आप जीतने के बाद आप ही जो बोले कि मैं ये कर सकता हूँ और मतलब मैं यहाँ तक सुधार ला सकता हूँ, तो आप उनकी उम्मीदों के बारे में क्या कहेंगे? वो कितना हद तक सही उम्मीद लगाए हैं आपसे? देखिए, इस बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि पब्लिक का जो उम्मीद है, विश्वास है, वो आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। और ऐसा नहीं कि मैं पहला प्रतिनिधि हूँ जिस पे वो विश्वास जता रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनको झूठे वादे नहीं दें, हम उनको झूठे झांसे में नहीं डालें कि आपके लिए हम ये कर देंगे वो कर। जो जैसा कि मैंने भी आपको ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा ख्याली पुलाव बना रहा हूँ कि ऐसा कर दूंगा वैसा, ऐसा कुछ नहीं। वास्तव में जो जनप्रतिनिधि का वर्क होता है उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। मेरी कोशिश रहे कि मैं 100% अपना लगाऊं, अगर उससे ज़्यादा लगने लायक होता है तो 110% लगाऊं। किस लिए? कि लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो आस है हमसे, उसको मैं पूरा कर सकूं। और आस उम्मीद, देखिए जैसे आपने कहा ना कि यहाँ पे आवश्यकताएं, मैं अगर आपसे यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा, 10 लोगों से पूछूंगा कि भाई क्या जरूरत है, तो 10 लोग 10 आवश्यकताएं बताएंगे। आवश्यकताएं जितने लोग हैं उतनी आवश्यकताएं हैं, लेकिन उसमें ही प्राथमिकता होती है कि किनकी आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण है। उस पर मेरा फोकस पहले रहेगा कि पहले उनको जरूरतमंद को पहले जरूरत पूरा किया जाए, उसके बाद जिनकी जरूरत लास्ट में आती है उसको भी प्रायोरिटी बेस, उसका भी काम धीरे धीरे, एक बार में तो सारा काम हो नहीं सकता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हम गरीबों में ऐसे भी लोग हैं, जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गरीब हर तरह के होते हैं कि किन्हीं को आवास नहीं मिल रहा है, किन्हीं को राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, किसी को आयुष्मान कार्ड का लाभ है। हमारे ही गाँव में एक हैं आपके बुजुर्ग आदमी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, उनको मिलना चाहिए था आयुष्मान कार्ड का लाभ, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। गरीब है फिर भी नहीं मिल रहा है, तो इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? उसको क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए कौन लड़ेगा? वो मैं लड़ने के लिए आया हूँ। ऐसा एक मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे और भी लोग हैं। एक हमारे बाबा जी हैं, उनका घर आप देखिए लगता है कि आज गिरेगा तब गिरेगा, तो उनका घर ऐसा है, लेकिन उनको आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, आज तक नहीं मिला। ऐसे और भी लोग हैं हमारे गांव में, बहुत लोग, मैं एग्जाम्पल 1-2 लोगों का दे दिया, ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है, जिनकी जरूरत चरम पे है, जिनको पूरा होना चाहिए, उसके लिए पहले आवाज उठाया जाएगा। उसके बाद जरूरत कम नहीं होती है, आवश्यकताएं अनंत हैं, धीरे धीरे निराकरण के लिए प्रयासरत रहा जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि जिनकी जितनी जरूरत है उतनी कोशिश की जाए। तो यहाँ पर मतलब राशन वासन तो सबको मिलता होगा,
तो हम बात करते हैं कि जो ज़रूरतमंद, जो जिसको सच में ज़रूरत है राशन का, तो उसको मिल पाता है कि जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी मिलता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे मैं जनता में जब घूम रहा था तो केवल मैं अभी गांव की बात कर रहा था, मैं हर जगह घूमा, अपने गांव में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी ज़रूरत है, उनको नहीं मिलता है। और वो लोग जब रोने लगते हैं ना तो वास्तव में कलेजा फट जाता है। किस लिए कि भाई हम वास्तव में देखिए हमारा झोपड़ी है, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, और हमारे सामने जो प्रतिनिधि आते हैं, जो जनप्रतिनिधि, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी आते हैं हजारों वादे करते हैं कि अब की बार मैं आपके लिए महल बना दूंगा, वैसा वादा करके जाते हैं, लेकिन आज तक हम लोग खाने के लाले पड़े हुए हैं। क्या उनको राशन कार्ड नहीं मिलना चाहिए? तो वहाँ पे जब हम जाते हैं ना, देखते हैं, और नली गली का भी अवस्था जो देखते हैं, वहाँ पे लोग कह रहे हैं घर इतने खाल में है और रोड इतने हाइट पे है, तो ये देखने के बाद खुद आंखों से आंसू और कलेजा फटने का जो ये सिलसिला है ना, तो लगता है कि क्या किया जाए। लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार मैं कार्य करूंगा, और मैंने पहले ही कह दिया कि मैं प्रायोरिटी बेस्ड काम करूंगा। मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं अपनापन दिखाऊं कि अपने हैं तो इनका काम करें, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने हैं वो अपने ही हैं, जो समाज में है सब अपने ही है, कोई पराया नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं प्रायोरिटी बेस्ड काम करूँ, जिनको ज़रूरत वास्तव में है उनके लिए मैं लड़ूंगा। जैसे कि मैं गया था, एक गांव है इधर, वो बेचारा गरीब था, बहुत गरीब था। उसने मुझसे पूछा कि आप कौन से जाति के हैं, ये हमसे प्रश्न आया। जातिवाद बिहार में चरम पे है। तो मैंने उनसे कहा कि देख भाई, जाति जो है वो शब्द किस चीज़ से आता है? जातक एवं जातक, मतलब जो काम हम करते हैं वो जाति है। जैसे चर्म का काम करते चमार हो गए, जो पूजा पाठ का मतलब जो ज्ञानी होते हैं पंडित हो गए, जो सबकी रक्षा करते हैं क्षत्रिय। कर्म के आधार पर जाति बांटा गया है। धर्म क्या है? धारण करने का चीज़ है, धीरे धातु से बना है, कि जो हम लोग धारण कर लिए। आज हम हिंदू हैं, कल हम क्रिश्चियन में तो हम क्रिश्चियन हो गए। धारण करने का चीज़ है, धीरे धातु से, धीरे मतलब धारण करना होता है। तो हम जो धारण कर लिए वो धारण धर्म हो गए। तो इस जाति और धर्म के चक्कर में मत पड़ो, वास्तव में जो जरूरत है उसके बारे में बात करो। और शिक्षक का, डॉक्टर का और किसी समाज सेवक का कोई जाति नहीं होता। आप जब भी इलाज कराने जाएंगे तो आप उससे यही पूछते हैं कौन सा डॉक्टर अच्छा है, जहां हमारा इलाज हो सकता है। शिक्षक, कौन सा शिक्षक अच्छा है जो हमारे बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकता है, और कौन सा समाज सेवक है अच्छा है, जो परिपूर्ण है, जो सक्षम है, जो हमारे समाज में हमारे बीच में रहकर हमारा अच्छे से सेवा कर सकता है। इनका कोई जाति नहीं होता है। जैसे कि विशाल जी बोल रहे थे जातिवाद के बारे में, तो बिहार में वोटिंग में बहुत ज़्यादा जातिवाद देखा जाता है, तो सर आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम नए हैं, युवा हैं, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। वोटिंग जो चीज़ है एक प्रणाली है। चुनाव जो है कि जनता किसको आगे अपना प्रतिनिधि चुन रही है। मैंने पहले ही आपको समझाया कि एक परिवार है, परिवार में अगर मान लीजिए कि छोटे बच्चे को भी मुखिया बना दिया जाए, घर आप चला सकते हो, तो सभी परिवार के सदस्य को उनको मिल के सपोर्ट करना होता है कि ठीक है चलाओ आप। तो इसमें ये चुनाव कोई मतलब मुद्दा नहीं है। ये वोटिंग का जो प्रक्रिया है उसमें हम जब जाते हैं वोट करने तो कोई जानता भी नहीं कि आप किसको वोट कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो हम अपने कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाएंगे। हम लोगों को जागरूक भी करेंगे और उनके समस्याओं के लिए लड़ेंगे भी, उसके निराकरण के लिए, निदान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बाकी ये जनता जनार्दन है और डेमोक्रेसी मतलब ये क्या कह सकते हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र की सुंदरता है कि हजारों लोग खड़े सकते हैं। जनता को चुनना होता है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। जैसे हम लोग कोई झगड़ा होता है तो पंच को क्या है, पंच परमेश्वर बोलते हैं, पंच भगवान है। पंच भगवान बना दिया उसको, तो भगवान से हम क्या उम्मीद करते हैं? भगवान कभी गलत नहीं कर सकते। तो ये जनता भी जनार्दन है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनार्दन कभी गलत नहीं करेगी, जो भी डिसीजन लेगी वो सही होगा। तो जैसा कि आप बोल रहे थे कि जनता जनार्दन है, तो आप अपनी पब्लिक को क्या आखिरी उम्मीद देना चाहते हैं जीतने के लिए, कि हम जीतने के बाद ये जरूर करेंगे? सबसे पहला बात यह है कि मैं जनता से जुड़ा रखूँगा। सबसे पहला, जब मैं आपसे जुड़ा रहूँगा तो आपकी समस्याओं से अवगत होता रहूँगा, और जब समस्याओं से अवगत होता रहूँगा तो उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा उसके निदान के लिए। यही उम्मीद मैं देना चाहता हूँ, झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता कि मैं ये कर दूँगा। वो सब